नमस्कार। न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। अब देखिए, उस तारीख का इंतजार हो रहा था, वो अब नजदीक आ गई है। यानी कि कल उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। और उससे पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह से प्रचार में चाहे अखिलेश यादव हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, पूरी जान लगाते यहाँ पर नजर आए थे। देखिए, 9 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनमें से कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती और चुनाव को फंसा दिया है। तो आज हम इन्हीं सीटों पर बात करेंगे और चर्चा में मेरे साथ पंकज जी होंगे, मोहित हैं, अरुण हैं और सौरभ भी हैं। और इनसे हर एक सीट पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चुनाव फंसते हुए कैसे नजर आए। तो चर्चा की शुरुआत पंकज जी मैं आप ही से कर लेती हूँ। और सबसे पहले बात हम मीरापुर सीट से ही शुरुआत कर लेते हैं, जिस पर अखिलेश यादव की पैनी नजर है। देखिए, मीरापुर सीट काफ़ी टफ है और मीरापुर सीट पे दोनों जो समाजवादी पार्टी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से काफ़ी फोकस किया गया। और ये जो मीरापुर सीट है, ये सीट पे इस पे समाजवादी पार्टी का काफ़ी वर्चस्व है। तो इस सीट को भेद पाना काफ़ी मुश्किल मुझे लगता है, जो बीजेपी के लिए रहने वाला है। बिल्कुल। अगर मीरापुर सीट की बात करें तो खास तौर पे यहाँ पर क्या है कि जो अगर समीकरण देखेंगे आप, तो वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट 4 खड़े हो गए हैं। एआईएमआईएम ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया है। इसके साथ ही साथ आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर अखिलेश यादव ने सुंबल राणा को दिया है और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी ने ही मुस्लिम कैंडिडेट दिया है और बीएसपी की तरफ से। तो यहाँ पर 4 मुस्लिम कैंडिडेट हैं और भारतीय जनता पार्टी यानी माफ कीजिए भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है, तो वहां पर एनडीए की तरफ से आरएलडी की तरफ से वहां पर मिथिलेश पाल को वहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। तो यहाँ एक समीकरण ये बन सकता है कि मुस्लिम वोटों में अगर बिखराव होता है, जैसा कि कल आखिरी दिन सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार मीरापुर सीट पे हुआ। जयंत चौधरी प्रचार करने पहुंचे, अखिलेश यादव भी पहुंच गए वहां पर। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद भी थे और इसके साथ ओवैसी भी गए। ओवैसी की सभा में तो बहुत ज़्यादा भीड़ आई। खास तौर पर ओवैसी ने वहाँ पर कहा कि आप देखिए, फिलिस्तीन से कुछ सीखिए आप लोग। उनका ऐसा भाषण था कि देखिए वहाँ पर इतना संघर्ष जारी है, लोग कितने साल से संघर्ष कर रहे हैं और आप लोग यहाँ पर उस तरीके का करिए। तो अगर यहाँ पर अरशद राणा के चुनावी मैदान में आने के बाद यहाँ समीकरण थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जाटलैंड ये है और यहाँ सबसे बड़ी बात है 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। तो मतलब बड़ा ये जाटलैंड है, अखिलेश इसका क्या बोलते हैं, आरएलडी का यहाँ पैठ है। और इसलिए आरएलडी के इसके आरएलडी सीट के लिए एरी चोटी का आरएलडी को सीट के लिए जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि बीजेपी इस बार मूड में थी जो हम 9 के 9 सीट पे लड़े। तो अगर उनको ये सीट दिया गया आरएलडी को, तो ये बीजेपी ऐसा मानती है जो जयंत चौधरी का की जिम्मेदारी ये बनती है जो सीट को निकाले। लेकिन चूंकि जयंत चौधरी का भी जो जाटलैंड है और इसमें जयंत चौधरी का भी जो इक्वेशन है, उसमें मुस्लिम इक्वेशन को सूट करता है। लेकिन चूंकि इस पे एआईएम आ गया है और अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला है, तो ये सीट पे टफ फाइट है। आप ये नहीं कर सकती हैं जो ये सीट जो है सो एकदम आसानी से ही है, तो मतलब अखिलेश यादव के खेमे खाते में चला जाएगा या बीजेपी का कमल खिलेगा। यहाँ से कहना मुश्किल है। टफ फाइट है। जयंत चौधरी की भी अग्नि परीक्षा। आप कैसे देखते हैं इस सीट की, अगर मीरापुर सीट की, क्योंकि इस बार समीकरण भी बदले हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, समीकरण हम इस तरीके से भी देख सकते हैं जिस हिसाब से इन पार्टियों का पॉलिटिकल कैंपेन रहा है। खासतौर पर अगर बीजेपी की बात करें तो एक नारा निकल कर आया उपचुनाव के दौरान कि बटेंगे तो फटेंगे। इसको काउंटर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की ओर से इस तरह से किया गया कि हम समाज को यूनाइट कर रहे हैं, यूनिटी का नारा उन्होंने दिया। और साथ में जो सेंटर और स्टेट का जो टकराव है, कहीं ना कहीं वो दिखाने की कोशिश की गई। तो देखिए, पॉलिटिकल कैंपेनिंग की बात करें तो बिल्कुल असर यहाँ पे देखने को मिलेगा। जिस तरह से अभी गौरव जी और पंकज जी और इन्होंने जिक्र किया कि ओवैसी का भी एक फैक्टर है और जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर पूरी तरह पकड़ बनाने की सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं। और पीडीए और क्या ओवैसी वोट बैंक वो पीडीए का फॉर्मूला जो अखिलेश यादव लेकर आए उसमें कोई सेंध लगा पाएंगे, ये सवाल होगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, मीरापुर सीट पे सबसे बड़ी बात है कि अभी तक के आखिरी वक्त तक की जब चुनाव प्रचार थमने वाला था, तो जो ओवैसी की जनसभा हुई उन्होंने बोला कि जालिम फिलिस्तीनियों को, मतलब फिलिस्तीनियों के हौसले देखिए और इजराइल को जालिम बता दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें बिखराव हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये सपा को नुकसान करेगा। सपा के साथ जो है कि एक परिवारवाद वाला मुद्दा उठा है, क्योंकि सुंबुल राणा पहली बार चुनाव उतरे, उनके पास अपने पिता की पहचान है। मिथिलेश पाल एक उम्मीदवार है जो पिछला चुनाव लड़ चुकी हैं और काफी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है। तो हो सकता है कि मिथिलेश पाल को चूंकि अनुभव है उस वजह से मिल जाए। और मुस्लिम चूंकि कैंडिडेट 4 खड़े हैं
और उसके बाद में ओवैसी की रैली होना और जिस तरीके से उनकी रैली में भीड़ नजर आई है, तो कहीं ना कहीं मीरापुर की सीट पे कहीं ना कहीं ये टेंशन की बात होगी सपा के लिए कि ओवैसी की रैली के बाद में, क्योंकि कल भी मीरापुर अखिलेश जाने वाले थे लेकिन उनका द्वार से उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ और पाया देखिए वो सबसे आखिर कहीं में ना पहुंच कहीं नहीं इस पाए। बार ये फोकस रहा है समाजवादी पार्टी का कि अखिलेश यादव बढ़ चढ़कर रोड शो करते नजर आए हैं, बढ़ चढ़कर वो इस चुनावी प्रचार में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। क्योंकि अगर मोहित हम रुक करें अब सीसामऊ सीट की ओर चलते हैं तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी की खास रणनीति है। खुद अखिलेश यादव ने यहाँ पर रोड शो किया, सपा डोर टू डोर कैंपेन में भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मुखर नजर आए। क्योंकि अगर मैं अखिलेश यादव को इसलिए फोकस कर रही हूँ कि आजमगढ़ सीट की अगर हम बात करें या कई ऐसी सीटों पर वो वहां पर नहीं दिखाई दिए थे। अब ऐसे में उपचुनाव में उन्होंने जो भूमिका दिखाई है प्रचार प्रसार को, सीसामऊ सीट के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर आपको किस तरह से मुकाबला नजर आ रहा है? देखिए, अखिलेश यादव ने पिछले कई चुनाव में कई चीज़ें सीख ली हैं कि उपचुनाव में जिस तरीके से वो अपने कैंपेन से दूर रहते थे, लेकिन जब चुनाव हुआ उपचुनाव मैनपुरी का, तो उस दौरान अखिलेश यादव उपचुनाव में एक्टिव होना शुरू हुए। और अब जो है अखिलेश यादव नहीं चाहते कि 27 का ये जो सेमीफाइनल है, अब जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, वो किसी भी तरीके से बिगड़े। और खासतौर पर अगर हम सीसामऊ सीट की बात करें तो यहाँ पर इरफान सोलंकी की पत्नी को उन्होंने टिकट दिया है। अब यहाँ पर इरफान सोलंकी की जो एक कहते हैं ना कि सेंटिमेंट को लेकर चुनाव हो रहा है वहां पर, और देखिए कई खासतौर पर मौकों पर नसीम सोलंकी दिखाई भी दिए उस तरह से बिल्कुल भावुक अपील करते। भावुक अपील करते हुए दिखाई दी। अच्छा, एक चीज और है कि इस पूरे जब आप कैंपेन को देखेंगे, कानपुर में उन्होंने बहुत साइलेंट तरीके से कैंपेन किया है। कोई बहुत ज्यादा एक तूफानी कैंपेन जो एक चुनाव में होता है, वो कानपुर की सीसामऊ में तो खासतौर पे नहीं दिखा हुआ। अखिलेश यादव भी जब गए थे तो उन्होंने यही अपील की थी कि ये सम्मान की लड़ाई है, विधायक जी अंदर हैं आपके। अखिलेश यादव ने कहा कि देखिए वो कानपुर की जेल में बंद थे, जानबूझ के उनको सीतापुर भेज दिया। तो ऐसी बातें जो सेंटिमेंट वाली बातें थी, लगातार सीसामऊ की सीट पर सिर्फ सेंटिमेंट की बातें और वहां पर हो रही सेंटिमेंट है। की बातें, और देखिए हर चीज का ध्यान रखा गया है कि जो है नसीम सोलंकी को भी मंच पर जो है पूरा मौका दिया गया कि वो जनता से कनेक्ट कर सके, तो इसका भी कहीं ना कहीं फायदा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये जो सीट सीसामऊ सीट के बारे में मैं बताऊं तो ये मुस्लिम ब्राह्मण और दलित सीट है। और इस सीट पे अगर वहां से नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीएफ फॉर्मूले के तहत दिया और अब इनका वहां पे इनके परिवार का वहां पे एक सीसामऊ में वर्चस्व है और काफी राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते हैं। लेकिन बीजेपी ने यहाँ से आपको सुरेश अवस्थी को दिया है। बीजेपी ने इस उपचुनाव में ब्राह्मण को दिया है। बीजेपी ने इसमें अगर अपर कास्ट की बात करें तो 2 ही सीट दिया है, एक ठाकुर को एक ब्राह्मण को। तो ये ब्राह्मण को जो अवस्थी जी को यहाँ सुरेश अवस्थी को मिला है, तो इस सीट का जो सियासी इक्वेशन है और इस सीट का जो सीसामऊ सीट का जो मिजाज है, इस सीट पे बीजेपी को काफी लंबे अरसे से जीत नहीं मिली है। तो बीजेपी का इस बार पूरी ये रणनीति है जो सीसामऊ सीट को किसी भी तरह से निकाला जाए। खुद जो ब्रजेश पाठक है, ब्रजेश पाठक लगातार यहाँ कैंपेन कर रहे हैं और ब्रजेश पाठक सीसामऊ के जो स्थानीय जो मुद्दे हैं, जो लोगों का ये है, तो उसको भी फुलफिल करने की कोशिश किया है। बीजेपी के साथ यहाँ प्लस पॉइंट ये है इस बार जो चूंकि एंटी इनकम्बेंसी अगर बोले थोड़ा सा अगर हो सकता है तो इरफान सोलंकी और उनके इसको लेके हो सकता है। तो इसलिए यहाँ काफी टफ नेक टू नेक वाला फाइट है। अगर आप ये देखेंगे समाजवादी पार्टी का पिछले कुछ चुनाव से यहाँ वर्चस्व रहा है, तो उस वर्चस्व को इस बार बीजेपी ने जो सियासी दौर बीजेपी ने मतलब ब्राह्मण चेहरा का चला है, जो दाव चला है, मतलब उसके बिल्कुल कारण आप टफ होता है। बिल्कुल सौरभ और अरुण, आप दोनों से भी मेरा यही सवाल रहेगा कि जो इस बार, क्योंकि हम अगर सीसामऊ सीट की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और वहां पर सबसे निर्णायक भूमिका में मुस्लिम रहते हैं, दूसरे नंबर पर ब्राह्मण आते हैं। अब जिस तरह से बीजेपी ने ब्राह्मण दाव की जो बात पंकज जी ने की है, आप दोनों किस तरह से देख रहे हैं ये दाव इतना कितना कारगर साबित होगा और कितनी फाइट आपको यहाँ पर नजर आ रही है? देखिए, बीजेपी अगर कोई कैंडिडेट उतारता है तो डेलिब्रेशंस के बाद उतारा जाता है, केयरफुली प्लेस्ड उनका ये कैंडिडेट है। क्योंकि देखिए आप बीजेपी ने अपनी जो पॉलिटिकल कैंपेन में ये भी कहा कि सपा को उन्होंने किस तरह से क्राइम से लिंक करने की कोशिश की गई कि सपा के जो कैंडिडेट हैं वो मतलब क्राइम में लिप्त रहते, इस तरह के आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए। और एक डिस्क्वालिफाइड कैंडिडेट की सीट पर एक ब्राह्मण चेहरा जो कि दूसरी सबसे बड़ी जो है संख्या वहाँ पर है। तो बिल्कुल एक काफी स्ट्रेटेजिकल मूव था ये। क्या वो मूव यहाँ पर काम आता है, ये सवाल होगा। क्योंकि देखिए इससे पहले ये सपा के पास ही थी सीट, लेकिन अब बीजेपी क्या इसमें सेंध लगाने में कामयाब आपको क्या लगता है, लगा पाएगी देखिए इस सीट पे अगर देखा जाए तो लगातार सपा की ही मतलब वर्चस्व रहा है सीसामऊ सीट पर। और इरफान सोलंकी चूंकि उस इलाके से लोगों से, अगर मुस्लिमों से बात किया जाए तो उनका मानना यह है कि इस सीट पर इरफान सोलंकी जब तक विधायक रहे तब तक उनकी तरफ से काम किया गया, तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वोट और उनके साथ में
जिस तरीके से सीएम योगी का बयान दिया जा रहा है बटेंगे तो कटेंगे, और इस बयान के साथ में हो सकता है कि वोटों का पोलराइजेशन और मुस्लिम वोटर्स एक तरीके से एक साथ पूरे इरफान सोलंकी के साथ चले जाएं, और कहीं ना कहीं नसीम सोलंकी जो लगातार चर्चा में भी रही, अगर उपचुनाव में देखा जाए सबसे ज़्यादा चर्चित प्रत्याशी में नसीम सोलंकी रही, चाहे वो शिवलिंग पर जल चढ़ाने की बात हो या रामलीला में हिस्सा लेने की बात हो, तो कहीं ना कहीं नसीम सोलंकी हाईलाइट रही हैं। और लेकिन बीजेपी का अगर देखा जाए तो बीजेपी इसमें बूथ वोटर्स मतलब जो कोर वोटर्स हैं उनके डोर टू डोर मिल करके उनको अपने पक्ष में लाने की कोशिश की गई है, तो एक फ़ायदा मिल सकता है बीजेपी को यहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है कि सीसामऊ सीट पर अभी भी सपा काफ़ी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। तो देखिए एक एक सीट को यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, और देखिए उन सीट पर जहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव में कहीं ना कहीं पेच फंसाया। अगली सीट का रुख करते हैं, क्योंकि करहल सीट भी बेहद सुर्खियों में भी रही है, और इस बार जो पंकज जी देखा जाए इस सीट पर जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यादव बनाम यादव कहना कहीं ना गलत नहीं होगा, अनुजेश यादव और तेज प्रताप यादव, इस मुकाबले को आप किस तरह से देखिए इस बार बीजेपी ने बहुत ही मतलब आप बोल दीजिए स्मार्ट मूव जो बोलते हैं वो चलाया, परिवार में ही उन्होंने टक्कर करवा दिया। एक तरफ क्या बोलते हैं जो फूफा हैं और दूसरी तरफ भतीजा है, इस तरह का है। और वहाँ भी जो हो रहा है सो बेटी बनाम इसका भी उन्होंने कर दिया है। और इस सीट का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस सीट पे डिम्पल यादव जिस दिन से चुनाव का शंखनाद हुआ उस दिन से लगातार यहाँ पे वो डटी हुई हैं, हर दिन वो रैली कर रही हैं, क्योंकि उनको इस बात का ये है जो कहीं ये तेजस्वी यादव जो इनके प्रत्याशी हैं सो तेजस्वी यादव को क्या बोलते चुनौती का सामना ना करना पड़े। तो अंजुश यादव की जो माँ है खुद वो 2 बार विधायक रह चुकी हैं, तो यादव वोटों में कैसे एक तो पारिवारिक मुद्दा बना दिया गया है, एक इमोशनल कार्ड है, ऊपर से इसमें जो यादव फैक्टर है, यादव का वोट जो कि अखिलेश यादव का कोर एक अगर वो समाजवादी पार्टी का है तो उसी में टक्कर देके उन्होंने कर दिया। और दोनों मतलब अगर देखें तो तेजस्वी यादव भी आपको सांसद रह चुके हैं, इधर इनकी माँ जो है सो खुद 2 बार विधायक रह चुके, तो काफी टफ फाइट है। हालांकि ये इस पे समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है, अखिलेश यादव भी खुद यहाँ से विधायक रहे हैं, आपने उनको जो विधायकी की शुरुआत की तो इसी सीट से की। बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं इन उपचुनावों में ये कोशिश हमने देखी है बीजेपी की, कहीं ना कहीं बीजेपी समाजवादी पार्टी के वोट में सेंध लगाने की कोशिश है यहाँ पर कर रही है। अब करहल सीट की अगर हम बात करें तो पंकज जी की इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, और क्या वाकई बीजेपी कामयाब हो पाएगी सेंध लगाने में, और जो कुनबे की बात आ रही है, कलह की बात आ रही है, उसका फायदा मिल पाएगा? देखिए यहाँ पर करहल की सीट खासतौर पे देखें तो यादव बाहुल समीकरण है यहाँ पर। अगर यहाँ के समीकरण आप देखें कि अगर यादव वोटर एक तरफा कहीं वोट करते हैं, उनके साथ कोई और जाति मिल जाती है तो वो सीट वो जीत जाता है, फिर वहां पर किसी और समीकरण की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो फॉर्मूला है यहाँ पर कि जो गैर यादव ओबीसी जातियां हैं, शाक्य हैं, वहां पर पाल हैं, बिंद हैं, इन लोगों को एक साथ किया जाए, इसके अलावा यादव वोटर में सेंध लगाई जाए, तो उस लिहाज से इस सीट को अगर बीजेपी मजबूती से फाइट करती है तो जरूर चांसेस यहाँ पर जीत सकती है। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि पूरा यादव परिवार करहल में डटा हुआ है, चाहे धर्मेंद्र यादव हो, डिम्पल यादव चूंकि वहां से सांसद हैं, वो लगातार अपने भतीजे के लिए लगी हुई हैं, और तेज प्रताप यादव ने तो खुद डिम्पल यादव के लिए लगातार कैंपेनिंग की थी, आदित्य यादव, अक्षय यादव, पूरा परिवार जो है करहल में है। और इस वक्त जो है करहल में बूथ लेवल का जो मैनेजमेंट अभी भी चल रहा होगा, तो यहाँ पर नो डाउट यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपना पूरा जो किला है एक वहां पर बंदोबस्त करके चल रही है। ठीक है, अगली खबर, अगली हम सीट का रुख करें तो कटहरी सीट भी बेहद दिलचस्प है, और यहाँ पर भी मुकाबला बेहद रोचक देखा जा रहा है। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए चुनौती इन सीट पर देखी जा रही है, क्योंकि 1991 के बाद से वो सीट यहाँ पर जीत हासिल नहीं कर पाई है, और समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच कहीं ना कहीं फेरबदल देखा जाता है। तो आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि क्या लगता है कि इस बार बीजेपी का सूखा खत्म होगा इस सीट पर, और मुकाबला किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए तैयारी बीजेपी की सूखा खत्म करने की है, क्योंकि उन्होंने जो कैंडिडेट फील्ड किया है 3 बार के फॉर्मर मंत्री रह चुके हैं। तो देखिए एक जो आप लगातार एक सीट जीतते आते हैं तो कहीं ना कहीं वोटर्स के मन में एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर रहता है। अब ये जरूरी नहीं कि बीजेपी इस पे सेंध लगाने में कामयाब हो, लेकिन बिल्कुल जिस तरह से हैवीवेट कैंडिडेट उतारा गया है बीजेपी की ओर से, धर्मराज निषाद उतारे गए हैं, तो बिल्कुल ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक मूव है बीजेपी की ओर से। और सपा अगर कहीं सपा की ओर से इस सीट पर ढिलाई बरती जाती है कि बिल्कुल जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जीत नहीं पाई है बीजेपी,
तो बीजेपी यहाँ पर जो है सेंधमारी कर जाएगी और बीजेपी जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और जिस तरह से हेवीवेट उतारा गया है और जातीय समीकरणों को जिस तरह से साधा गया है, तो शायद अगर बीजेपी जोर लगा दे सौरभ तो आप क्या कहते हैं ले इस पाएगी। सीट? देखिए, एक मझवा और कटहरी सीट दो ऐसी सीट थी जिसपे निषाद पार्टी दावा कर रही थी, उसको सीट चाहिए था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि उनके साथ निषाद वोटर्स हैं और उनके साथ में संजय निषाद उनके साथ हैं और जितने पार्टियां हैं उनके साथ में अपना दल है, ये सारे जो सहयोगियों के साथ मिलेगा। और अगर आप बात कीजिए सपा के साथ में एक आरोप ये भी लगा है इन 9 सीटों पर कि उन्होंने जिनके विधायक सांसद को उन्हीं के बेटों को, पत्नियों को या बेटियों को टिकट दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये परिवारवाद वाला मुद्दा उठाया जा सकता है। अभी हाल फिलहाल में जो एक खबर सामने आई कि अखिलेश यादव जो वहाँ से सोमवती वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा एक लाल कार्ड जारी किया गया कि ये लोग मतदान में बाधा पहुंचा सकते हैं, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने मुद्दा बनाया। तो ऑन लास्ट मोमेंट पे इस तरीके से मुद्दा उठाना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सपा अपने आप को जहाँ पे एक तरफा अपना नतीजा देख रही थी उसको कहीं ना कहीं पर चुनौती मिल रही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रेशियो अभी 50-50 का है, ठीक है। तो किसी तरफ भी ये ठीक है, आखिर में संक्षेप में मैं आपसे टिप्पणी लेना चाहूंगी। मझवा सीट की अगर हम बात करें तो कटेरी सीट की हम बात कर रहे थे कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस पे सूखा खत्म नहीं कर पाई है, लेकिन मझवा सीट पर अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी को उतना कामयाबी नहीं मिलती दिख रही है। तो क्या लगता है कि इस बार अखिलेश यादव की जो भूमिका यहाँ पर इस सीट पर खुद देखी गई है, दिलचस्पी उतनी दिलचस्पी जनता भी दिखा पाएगी समाजवादी पार्टी की तरफ? देखिए, संक्षेप में चाहूंगी क्योंकि मेरा बुलेटिन है। मझवा सीट पे भी काफी टक्कर है, लेकिन मझवा सीट का अगर सियासी क्वेश्चन थी तो सुचित्रा मौर्य की जो थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में मुझे दिख रही है। और इस सीट का जो जातीय समीकरण है, इसमें आपको जो बिंद और ब्राह्मण और दलित वोटर से इसका ज्यादा होता हुआ मतलब निर्णायक भूमिका में ये रहे। सीट पे सबसे जो ये है जो समाजवादी पार्टी के लिए है, जो समाजवादी पार्टी अगर इस सीट पे जीत रही थी तो उसका जो आंकड़ा था सो पिछले लगातार 2 चुनाव से 10,000 से भी कम का रहा था। तो मुझे लगता है जो सीट बिल्कुल, यहाँ पर अगर मझवा की हम बात कर रहे हैं तो बड़ी बात ये भी है कि इसके अलावा जो अन्य सीटें हैं मझवा में अगर बात करें तो खासतौर पर यहाँ पर सुचिस्मिता मौर्य को बीजेपी ने उतारा है, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी चूंकि इतनी ज़्यादा कभी मजबूत रही नहीं है। और अगर कटेहरी के जो हम बात कर रहे थे, कटेहरी में खासतौर पर वहाँ पर लालजी वर्मा की सीट रही है। लालजी वर्मा बीएसपी में भी काफ़ी बड़े नेता रहे हैं और उसके बाद समाजवादी पार्टी में आए, विधानसभा का चुनाव जीते, लेकिन अभी 2024 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया और सांसद बन गए हैं। तो उनकी पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट यहाँ पर दिया है बीजेपी के लिए। ये सीट काफी इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि ये जो कटेहरी की सीट है और अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट है, ये 2 सीटों की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने खुद ली थी। और ये दोनों सीट अयोध्या के बगल में, ये दोनों सीटें अयोध्या के बगल में। तो यहाँ पर इस सीट पर योगी आदित्यनाथ की साख जुड़ी हुई है, तो ये बड़ी बात है। इसके अलावा हम दूसरी सीटों की बात करेंगे तो यहाँ पर अन्य कई सीटें भी हैं जिनका लेकर अभी भी बहुत ज्यादा कल जिन पर वोटिंग होगी। बिल्कुल, इसमें कुंदरकी का जिक्र करना चाहूँगा। कुंदरकी एक हाई स्टेक सीट बन चुकी है, बिल्कुल, क्योंकि सपा की ओर से एक फॉर्मर एमएलए को वहाँ पे उतारा गया है और बीजेपी ने भी अपना हैवीवेट उतारा है। तो सौरभ जी, आप कैसे देखते हैं कुंदरकी सीट को? की सीट देखिए तो ये बर्क जो है जियाउर रहमान बर्क वहाँ से विधायक थे और उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। तो कहीं ना कहीं जो तुर्क मुसलमान हैं उनका काफ़ी प्रभुत्व है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे 3 पार्टियों ने तुर्क मुसलमानी को टिकट दे दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी को फायदा मिल सकता है। मैं बता तो रहा हूँ कि अगर आप बात करें 48 घंटे पहले की, तो 48 घंटे पहले तक की माहौल ऐसा था कि एक तरफा वोटिंग जाने वाली थी, लेकिन इन 48 घंटों में जो माहौल बदला है, जिस तरीके से ओवैसी की रैलियाँ हुई हैं लगातार में, तो उससे कहीं ना कहीं जो सपा अपने आप को पूरी तरीके से मुस्लिम वोटर सपने तरफ देख रही थी, वो कहीं ना कहीं छिटकते हुए उसको आशंका है। तभी आज देखिए कि आज अचानक से अखिलेश यादव को याद आता है कि बुर्का में महिलाएं जब वोट करने जाएं तो उनको खाली जो वहाँ पे बैठा अधिकारी वही देख सके। ये मुद्दे उठाए जाते हैं। कटेहरी सीट से मुद्दा उठाया गया कि ये लाल कार्ड जारी क्यों किए जा रहे हैं, ऐसे हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो अचानक से वोटिंग से कुछ 12 घंटे पहले तो आप देखिए माहौल काफ़ी चेंज हुआ है। तो ये जो आप सीट कह रहे हैं कुंदर की सीट, तो यहाँ कहीं ना कहीं अभी जैसा मामला 80 और 20 का चल रहा था, अब ये 60 और 40 पे। अच्छा सौरभ, ये जो कुंदरकी में मुझे याद आ रहा है कि अखिलेश यादव जब रैली करने गए तो जिनको उन्होंने प्रत्याशी बनाया उन्होंने कहा कि भाई इनको हमने 22 में टिकट दे दिया था, लेकिन बर्क साहब आए, उन्होंने कहा कि हमारे परिवार से बेटे को हमें विधायकी लड़ाना है। वो क्या किस्सा था? ये वही चीज मैं करूँ, उसका वोटिंग पे कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए कि पहले शफीकुर रहमान बर्क रहे
और जब उनके बाद में उनके बेटा राजनीति में आया और उनको उतारना था तो ये टिकट उनके कहने पे उनके बेटे को दे दिया गया, जिसको उम्मीदवार इस बार बनाया गया उनको टिकट आया गया। तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी बैठ सकती है कि आप उन्हीं को टिकट वहाँ पे देते हैं जिनको वर्ग की तरफ से रिकमेंड किया जाता है। अब जियाउर रहमान वर्ग चूंकि सांसद हो गए तो उन्होंने अब इनको टिकट दिया, जब कोई उम्मीदवार नहीं बता था तो इन्होंने कहा कि लास्ट कैंडिडेट इनको उतार दिया गया। तो कुंदर की सीट पर कहीं ना कहीं आप देखिए कि मुस्लिम वोटर्स में अगर डिवाइडेशन होता, क्योंकि 3 तुर्क मुसलमान वहाँ पे उम्मीदवार खड़े हैं, तो इनमें डिवाइडेशन होता तो कहीं ना कहीं इसका पूरा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो जो अभी का 9 सीटों में से जैसे है कि 5 सीटें तकरीबन बीजेपी के हाथ में थी और 4 सीटें इनके हाथ में थी, तो वो आंकड़ा बदल सकता है और इस बार समीकरण तो जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले हो सकते हैं। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सीट गाजियाबाद की है। पंकज सर, आपसे जानना चाहेंगे, गाजियाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला माना जाता है, इस बार क्या समीकरण होने वाले हैं वहां पर? समाजवादी पार्टी ने, चूंकि कहा जा रहा था कि कांग्रेस को सीट दी जाएगी, लेकिन कांग्रेस के खाते में वो सीट नहीं आई, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी ने आखिरी मोमेंट पे अपना प्रत्याशी उतारा। देखिए, ये सीट है कि बीजेपी का सीट है, और ये चूंकि शहरी इलाका है तो शहरी इलाका में अमूमन हम लोग ये मान के चलते हैं, और जो वोटिंग परसेंटेज होता है और जो वोटिंग का ग्राफ रहता है उसमें बीजेपी का अपर हैंड होता है। तो यहाँ पे समाजवादी, यहाँ पे गाजियाबाद सीट पे फाइट टफ है। और यहाँ पे दूसरी बात यह है, जो इस सीट पे कांग्रेस का जब लोकसभा चुनाव भी देखेंगे तो लोकसभा चुनाव से कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ थी, तो उस लिहाज से देखिए ये सीट अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती तो ये गाजियाबाद एक ऐसी सीट थी जो कांग्रेस के खाते में जाना था। लेकिन चूंकि लास्ट मोमेंट में हुआ, जो कांग्रेस कोई चुनाव नहीं लड़ेगी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी को समर्थन देगी, तो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट आया। तो फाइट टफ है। अगर समाजवादी पार्टी का वोट और कांग्रेस का वोट, अगर ये दोनों ज्वाइंट होके अगर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मिलता है तो क्या बोलते हैं, नतीजा बदल भी सकते हैं, लेकिन बीजेपी का ये गढ़। अच्छा, इससे ये जो बीजेपी की हमने बात की गाजियाबाद सीट की, लेकिन आखिरी में हम जल्दी जल्दी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खैर एक विधानसभा रह जाती है, खैर विधानसभा पे क्या लगता है आपको, क्या समीकरण है, क्या वहां पर कौन मजबूत स्थिति में, कल वोटिंग है? देखिए, खैर जो विधानसभा जो है अलीगढ़ में ही आती है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का यहाँ पर ज़्यादा प्रभुत्व होने वाला है। देखिए, बीजेपी की ओर से साफ तौर पर पूरी तरह से कैंपेनिंग जो है दमखम के साथ की गई है, बड़े बड़े नेता दिग्गज उन्होंने यहाँ पे उतारे थे, लेकिन मुझे फिर भी अंदर ऐसी फीलिंग है कि समाजवादी पार्टी इस बार ये जो खैर सीट है अपने साथ ले जाएगी। खैर और जो फूलपुर सीटें दोनों बीजेपी के पास ही थी, लेकिन बीजेपी यहाँ पे उसको ये कॉन्फिडेंस है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जैसे कि ज़्यादा सेंध मारे के चक्कर में कि हम कराल और कुंदर की ये सीटें अपने पास निकाल लें, तो ऐसा ना हो जिन सीटों पे मजबूत थी बीजेपी वो सीटें कमजोर नहीं सौरभ, मैं इसमें थोड़ा सा आपको रोकूंगा, क्योंकि बीजेपी इस बार बीजेपी को ये लगता है जो लोकसभा चुनाव में उनसे ये जो गलती हो गई, इसलिए इस बार उन्होंने पन्ना प्रमुख तक के को जिम्मेदारी दी है, जो आप वोटर को घर से निकालो। बिल्कुल, किसी की सूरत में ऐसा ना हो जो वो छुट्टी मनाने लगे और ये हो। तो लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी से गलतियां हुई थी, जो छूट गया था सब कुछ, उसको बीजेपी ने दुरुस्त करने की कोशिश की है, और उसका नतीजा हमें इसीलिए क्योंकि आप देखिए जब से उपचुनाव के मतलब माहौल बना था, तब से बीजेपी की तरफ से 2 मंत्री ऐसे डिसाइड कर दिए गए थे कि वो हर सीट पर जाके ग्राउंड लेवल पर वर्क कर रहे थे। तो वहाँ वाकई में इसी वजह से तो शायद आज ब्रजेश पाठक का बयान आता है, सभी लोग एकदम कॉन्फिडेंस आज बोलते हैं कि हम 9 सीटों में से तकरीबन 8 सीटें तो हम निकाल लेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो ग्राउंड लेवल मेहनत किया है लोकसभा चुनाव में, जो उनसे गलतियां हुई थी, ग्राउंड लेवल वोटर्स से नहीं मिल पाते, डोर टू डोर कैंपेनिंग नहीं हो पाई थी, उस पर इस बार विशेष सौरभ वो एक तरह से दावे हैं, अब वो तो नतीजा आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं जिस बार तो जो ये सेमीफाइनल है और इस बार तो 9 में से तो 9 सीट हमारा है, तो ये अपने अपने सभी दावे कर रहे हैं। अब उसमें देखते हैं जो लोग वोटिंग के बाद लोगों का क्या मतलब ये रहता है और लोग किस मिजाज से निकलते हैं। बीजेपी का जो हिंदुत्व का मुद्दा है, वो हिंदुत्व का मुद्दा कितना हो सकता है, एक है तो सेफ है वाला कितना होता है। उसके बाद से जो समाजवादी पार्टी का जो पीडीएफ फॉर्मूला है उसको और उन्होंने मजबूत करने की कोशिश की है। तो इसमें उसका हमें ये तो 20 तारीख को जब मतदान होंगे तभी पता चलेगा कि वोटर्स किसकी तरफ आखिर किस तरफ जाते हैं। और ये हमारी पूरी चर्चा उन तमाम 9 सीटों को लेकर थी कि आखिर कल जब वोटिंग होगी तो वहां पर कौन सी पार्टी मजबूत है, कौन से गढ़ अपनी पार्टियां बचा पाएंगी, कौन से को गवा देगी, कहां पर किसकी साख दांव पर लगी है। बाकी आपका इस पूरी चर्चा पर क्या कुछ कहना? हमारे साथ आशिमा त्यागी भी थी और हमारे साथ पंकज जी जुड़े हुए थे, गौरव थे और सौरभ थे। तो आगे हम चर्चा बनाए रखेंगे। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए न्यूज स्टेट यूपी यूके। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।